श्रीनगर से 50 किलोमीटर दूर शोपियां में अबू तोरारा और अबू शाबजार चारपाई पर लेटे हैं। अबू तोरारा ने अबू शाबजार से धीमे स्वर में कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तभी एक स्टील की प्लेट में 3 कावा लेकर 6 फुट 2 इंच लंबा एक शख्स कमरे में आता है। बड़ी दाढ़ी, कंधे तक आते बाल और कंधे पर लटकी बंदूक लेकर वो तोरारा और शाबजार को कावा देता है। फिर तीनों गरम कावा पीने लगते हैं। कुछ पल की खामोशी के बाद तोरारा इफ्तिकार भट्ट से पूछता है, सच सच बताओ, कौन हो तुम? अबू तोरारा और अबू शाबजार हिजबुल मुजाहिदीन के रिक्रूटर्स थे। श्रीनगर में नौजवान लड़कों को हिजबुल मुजाहिदीन में भर्ती करवाना और उन्हें जिहाद के लिए तैयार करवाना उनका मकसद था। इसी क्रम में 2 हफ्ते पहले वो इफ्तिकार से मिले। इफ्तिकार ने उन्हें बताया कि वो अपने बड़े भाई की मौत का बदला लेना चाहता है, जिसे इंडियन आर्मी ने मार दिया था। आर्मी के मूवमेंट्स और ठिकानों के मैप्स भी इफ्तिकार के पास थे। उसके इरादों से प्रभावित होकर तोरारा और शाबजार इफ्तिकार को अपने ठिकाने पर ले आए थे। इफ्तिकार ने जब तोरारा के सवाल का जवाब नहीं दिया तो उसने दोबारा वही सवाल पूछा, बताओ, कौन हो तुम? इफ्तिकार अपनी जगह से उठा और उसने अपने कंधे पर टंगी बंदूक जमीन पर पटक दी और चीखते हुए बोला, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो गोली मार दो मुझे। बिना भरोसे के ये ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। आमतौर पर शांत और चुपचाप रहने वाले इफ्तिकार को गुस्से में देख तोरारा कंफ्यूज हो गया। उसने पलटकर शाबजार की तरफ देखा, मानो पूछ रहा हो, अब करना क्या है? तब तक इफ्तिकार ने अपने पास छुपा कर रखी 9mm पिस्टल निकाली और दोनों आतंकियों के सर में गोली मार दी। फिर वो चारपाई पर बैठकर कावा पीते हुए शाम होने का इंतजार करने लगा। शाम होते ही वो निकल पड़ा अपने ठिकाने की तरफ। उसका ठिकाना इंडियन आर्मी की एलीट कमांडो यूनिट 1 पारा SF का श्रीनगर स्थित हेडक्वार्टर्स। ये कहानी है मेजर मोहित शर्मा की, जिसने इफ्तिकार भट्ट बनकर इस कोवर्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया था। मेजर मोहित शर्मा की कहानी भी हजारों डिफेंस एस्पिरेंट्स की तरह ही थी। 13 दिसंबर 1978 को हरियाणा रोहतक में जन्मे मोहित शर्मा के पिता राजेंद्र शर्मा और माता सुशीला शर्मा चाहते थे कि बेटा इंजीनियरिंग की डिग्री कर एक अच्छी नौकरी या बिजनेस करे, कंफर्टेबल और सेटल्ड लाइफ जिए। पर मोहित और उनके बड़े भाई मधुर पर आर्मी ज्वाइन करने का फितूर सवार था। मधुर, जो कि पढ़ाई में मोहित से अच्छे थे, 3 अटेम्प्ट्स में SSB क्लियर नहीं कर पाए और इंजीनियरिंग को एज अ करियर चुन लिया। पर मोहित किसी और मिट्टी के बने थे। 1995 में DPS गाजियाबाद से 12वीं पास करने के बाद मोहित ने NDA और इंजीनियरिंग दोनों की परीक्षाएं दी। एडमिशन ले तो लिया इंजीनियरिंग कॉलेज में, पर इश्क आर्मी से था। उनका सिलेक्शन हो गया और माँ बाप के लाख समझाने के बाद भी उन्होंने NDA ज्वाइन की। मोहित वन ऑफ द बेस्ट कैडेट्स में से थे, जिन्हें बॉक्सिंग, स्विमिंग और हॉर्स राइडिंग में महारत हासिल थी। मोहित यहाँ रुके नहीं और NDA से निकलने के बाद उन्होंने 1999 में IMA ज्वाइन कर ली। जब मोहित IMA में थे तब कारगिल वॉर छिड़ चुका था। वो और उनके साथी रोज शाम कॉमन रूम में टीवी से चिपक जाया करते थे और युद्ध से जुड़ी एक एक खबर पर पैनी निगाह रखते थे। एक बार मोहित के बड़े भाई ने मोहित से पूछा कि वो आर्मी की कौन सी विंग चुनना चाहेंगे, तो मोहित ने तुरंत ही जवाब दिया, इन्फेंट्री के अलावा और है क्या करने को। फाइनली 11 दिसंबर 1999 को सेकंड लेफ्टिनेंट मोहित शर्मा को देश की सबसे पुरानी रेजिमेंट मद्रास रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में कमीशन कर दिया गया। पर लेफ्टिनेंट मोहित शर्मा अभी भी संतुष्ट नहीं थे। रेजिमेंट में जब एक साथी ने उनसे पूछा कि वो कहाँ पोस्टिंग लेना चाहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, स्पेशल फोर्सेस, जहां मैं टेररिस्ट से लड़ सकूं और उन्हें मार सकूं। लेफ्टिनेंट मोहित को ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। साल 2000 के मध्य में उनके यूनिट को कश्मीर भेज दिया गया टू सर्व अंडर 38 राष्ट्रीय राइफल्स, और वो भी पुंछ राजौरी सेक्टर, जो LOC के सबसे खतरनाक एरियाज में से एक है। 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पर हमले हुए, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा के 5 टेररिस्ट शामिल थे। इस हमले में 6 जवान
2 पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी फोर्सेस और 1 गार्डनर की मौत हो गई। ये भारत के लोकतंत्र और उसकी संप्रभुता पर हमला था। जवाब में सीमा पर सैन्य बलों की संख्या बहुत बढ़ा दी गई और दोनों तरफ युद्ध जैसी स्थिति हो गई। ऐसा लगता था कि वॉर किसी भी दिन शुरू हो जाएगा। इस दौरान घुसपैठ की घटनाएं भी बढ़ गई थीं। लेफ्टिनेंट मोहित शर्मा को राजौरी में किए एक काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन भी मिला, तब के आर्मी चीफ जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन की तरफ से। इधर डिप्लोमेटिक और इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से युद्ध टल गया। लेफ्टिनेंट मोहित अब कैप्टन बन चुके थे। कैप्टन मोहित शर्मा ने जून 2003 में पहला अटेम्प्ट लिया स्पेशल फोर्सेस में जाने का, लेकिन बुखार होने की वजह से फेल हो गए। दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने फर्स्ट पैरा स्पेशल फोर्सेस सक्सेसफुली ज्वाइन कर ली। मरून बैरे और बलिदान बैज। कैप्टन मोहित शर्मा का सपना आखिरकार पूरा हुआ। स्पेशल फोर्सेस में आते ही उन्हें टीम लीडर बनाकर चांदी मंदिर चंडीगढ़ भेज दिया गया। इतनी कम उम्र में यह सम्मान पाना एक गर्व की बात थी। वहां वो कैप्टन रेशमा सरीन से मिले, जिनसे बाद में उनकी शादी हो गई। 2004 में उन्हें वापस कश्मीर बुलाया गया, जहां उन्होंने कुरारा और शाहजहां को मारने वाला इस ऑपरेशन के लिए उन्हें सेना मेडल से नवाजा गया। वहां से कैप्टन मोहित को बेलगाम नदन कर्नाटका में 2 साल के स्पेशल फोर्सेस के इंस्ट्रक्शन के डिप्यूटेशन पर भेजा गया। वहां से उन्हें हिमाचल प्रदेश के नाहन के पहाड़ियों में इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल, जो कि देश के सबसे बड़े और सबसे प्रेस्टिजियस कमांडो ट्रेनिंग स्कूल्स में से है, वहां भेज दिया गया। इस ट्रेनिंग में भेजा जाना कोई सामान्य बात नहीं थी। ये सारे ट्रेनिंग सिर्फ एक और इशारा कर रहे थे, जिसका डर कैप्टन मोहित के माँ बाप को था। साल 2008, कैप्टन मोहित अब मेजर मोहित बन चुके थे। अक्टूबर 2008 को मेजर मोहित को वापस कश्मीर बुला लिया गया। इन दिनों ठंड ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। 5 महीनों के लगातार बिगड़ते मौसम में मेजर मोहित और उनकी यूनिट गश्ती पर थे। देखते देखते साल 2009 भी आ गया। वसंत ऋतु का समय था और घाटी में बर्फ पिघलनी शुरू हो गई थी। मेजर मोहित और उनके साथी कुपवाड़ा स्थित उनके बेस में थे। 20 मार्च का दिन था। मेजर मोहित बंगस वैली में एक ऑपरेशन प्लान कर रहे थे जब राष्ट्रीय राइफल्स के सेक्टर कमांडर ने मेजर मोहित को बुलाया। पूरी टीम को हापरूडा के जंगल जाने का ऑर्डर्स मिला। राष्ट्रीय राइफल्स की अल्फा टीम ने कुछ टेररिस्ट को हापरूडा के जंगल में जाते देखा था। अल्फा कंपनी ने उन पर फायर किया, पर वो जंगल में जाकर छुप गए। हापरूडा के जंगल बहुत घने थे। कहीं कहीं तो दिन के उजाले में भी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। जंगल की जमीन उस वक्त 2.5 फीट तक बर्फ की चादर में ढकी थी। जंगल में कुछ दूर जाने पर टेररिस्ट के फुटप्रिंट्स दिखाई दिए। मेजर मोहित ने 25 लोगों की अपनी टीम को 3 टुकड़ियों में बांट दिया और एक आदमी को राष्ट्रीय राइफल्स अल्फा के बेस पर रुकने बोला, ताकि वो वहां से एक पारा बटालियन के श्रीनगर हेडक्वार्टर्स से कोऑर्डिनेट कर सके। एक टुकड़ी को खुद मेजर मोहित शर्मा और उनके बड़ी हविलदार राजीव लीड कर रहे थे। मेजर मोहित ने एक टुकड़ी को जंगल में स्थित चोटी पर जाने बोला और उसी रास्ते आगे बढ़ने को इंस्ट्रक्शंस दे दिए, ताकि जरूरत पड़ने पर वो कवर फायर दे सके। टेररिस्ट इतने हाईली ट्रेन्ड थे कि वो आगे चलने वाले अपने आदमी के फुटप्रिंट्स में ही अपने पैर डालते थे, जिससे अंदाजा न लगाया जा सके कि कितने लोग हैं टेररिस्ट की टीम में। धीरे धीरे फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए तीनों टीम्स आगे बढ़ने लगी। फिर एक जगह जाकर बर्फ पिघल चुकी थी और फुटप्रिंट्स गायब हो चुके थे। तभी मेजर मोहित शर्मा को राष्ट्रीय राइफल्स अल्फा कंपनी ने रेडियो मैसेज दिया कि जंगल के दूसरे स्पॉट पर उन्हें फुटप्रिंट्स मिले हैं। मेजर मोहित की पूरी टीम वहां पहुंची। अब 8 लोगों की 2 टीम और राष्ट्रीय राइफल्स के 3 लोगों की 1 टीम, ये 3 यूनिट्स मिलकर आगे बढ़ रहे थे। 1 पैरा स्पेशल फोर्सेस की तीसरी टीम टिलो पहाड़ियों से इन 3 टीम्स को कवर दे रही थी। तभी पैरा ट्रूपर नेत्र सिंह, जो कि सबसे आगे चल रहे थे, ने 2 टेररिस्ट को देखा। जैसे ही ये मैसेज रेडियो पे भेजा, टेररिस्ट ने नेत्र सिंह के सर के बीचों बीच गोली मार दी।
और फिर पैरा एसएफ और राष्ट्रीय राइफल्स की टीम चारों तरफ से हेवी फायरिंग में घिर गए। सब कवर के लिए भागे। टेररिस्ट ने सी शेप में पोजीशन ले रखी थी और वो भी किसी ऊंची जगह पर जहां से वो आते हुए इंडियन आर्मी के जवान्स को देख सकते थे। मेजर मोहित ने हवलदार राकेश वाली टुकड़ी को बाएं से हमला करने बोला, पर जैसे ही राकेश आगे बढ़े टेररिस्ट ने उन पर हैवी फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली हवलदार राकेश के जांघों में लगी। इसी वक्त मेजर मोहित ने आगे बढ़कर अपने टीममेट्स को कवर फायर देना शुरू किया और अपने टीममेट्स को थोड़ा पीछे हो जाने को कहा, पर तभी एक गोली मेजर मोहित के बाएं हाथ में आ गई। मेजर मोहित ने अपनी कमांडो पटका अपने वोंड पर बांधी और फायरिंग जारी रखी। फायरिंग के बीच मोहित शर्मा ने लांस नायक सुभाष सिंह को मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर से हमला करने के लिए कहा। जैसे ही नायक सुभाष एमजीएल लेके पोजीशन में आए, एक गोली उनकी कोहनी को चीरते हुए निकल गई और वो गिर पड़े। मेजर शर्मा ने आगे बढ़कर एमजीएल से 6 ग्रेनेड्स उधर ही फायर कर दिए जिधर से मैक्सिमम फायर आ रहा था। 5 टेररिस्ट मारे गए और फायरिंग अब धीमी पड़ गई। तब तक चोटी पर खड़े पैरा एसएफ की तीसरी टुकड़ी वहां पहुंची। मेजर मोहित रेंगते हुए अपनी टीम की तरफ बढ़ने लगे, पर तभी एक गोली बाएं तरफ से उनके सीने में आ घुसी। खून बहुत ज्यादा बहने लगा, पर मेजर ने फायरिंग कंटिन्यू रखी और एक पेड़ के सहारे टिक कर बैठ गए। इस कंडीशन में भी वो अपनी टीम को लगातार बोलते रहे, फायरिंग रुकनी नहीं चाहिए, हम इसी के लिए स्पेशल फोर्सेस में हैं और इसी के लिए ट्रेन करते हैं। मेरी इंजरी नॉर्मल है, मैं ठीक हूं, बाकियों को देखो। खून ज्यादा बहने की वजह से उनका शरीर पीला पड़ गया था, पर फायरिंग इतनी हैवी थी कि कोई जवान उनकी तरफ बढ़ नहीं पा रहा था उनकी मदद के लिए। कुछ घंटों बाद जब एक जवान उन तक पहुंचा, मेजर अपनी बंदूक पकड़े पेड़ के सहारे बैठे हुए थे, पर ना तो उनके बंदूक में गोलियां बची थी और ना ही उनके शरीर में खून। भारत माता का एक वीर सपूत अपने देश और अपने यूनिट के सोल्जर्स की रक्षा करते करते शहीद हो चुका था। 5 दिन तक चले इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी तो जीत गई, पर भारत माता ने अपने एक वीर सपूत को खो दिया। रात 1 बजे उनकी बटालियन ने फोन कर उनके पिता राजेंद्र शर्मा को यह खबर दी। खबर सुनते ही उनकी माता और उनकी पत्नी बेहोश हो गई। 15 अगस्त 2009 को मेजर रश्मा ने उनके बिहाफ पे अशोक चक्र का सम्मान प्राप्त किया। आज जब मैं ये कहानी अपने कमरे के कंफर्ट जोन से सुना रहा हूं, या आप जब ये कहानी सुन रहे हैं, कहीं कोई नौजवान मोहित शर्मा बनने की तैयारी कर रहा है, कहीं कोई जवान स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करके देश की रक्षा करने के सपने देख रहा है। हम उनके लिए इतना तो कर सकते हैं कि जब हमसे कोई पूछे कि मेजर मोहित शर्मा कौन थे या उनके जैसे वीर कौन थे, तो कम से कम हमारा ये जवाब ना हो, हम नहीं जानते। Bowing down to all the martyrs this great country has seen, and a big salute to those who choose armed forces as a means to serve this country. On this note, the storyteller signing.